इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। आप में से कई सारे दोस्त हैं जिनको गलतफहमी है कि वर्ड्सवर्थ सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे। दोस्तों वर्ड्सवर्थ सिंपल लैंग्वेज में नहीं बल्कि सिंपल लाइफ पर लिखना पसंद करते थे। लैंग्वेज बहुत ही हार्ड होती थी उनकी। इस वीडियो में आप देखोगे, इस वीडियो को मैंने थोड़े ग्राफिक्स यूज करके बनाया है और एंड में थीम्स भी बताई है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, मतलब आपको पूरी पोएम की समरी भी मिलेगी और थीम्स भी मिलेगी, एनालिसिस भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें जान लेनी ज़रूरी है और आगे पोएम पढ़ते हुए वो हमें काम आएगी। सबसे पहले तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की। दूसरा, ये पोएम तब लिखी गई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ में 1798 जुलाई 1798 में टिंटन एबे गए थे। यानी उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ की एज रही होगी लगभग 28 साल। और इससे ठीक 5 साल पहले यानी कि 23 साल की उम्र में विलियम वर्ड्सवर्थ पहले भी यहाँ पे आ चुके थे। यानी कि 5 साल पहले जब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे आए थे तो वो इनके यूथफुल डेज थे, जवानी के दिन थे, शुरुआती जवानी के दिन। तो ये चीज़ें याद रखना, आगे काम आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी। लगभग 160 लाइनें हैं इस पोएम के अंदर, 160 लाइन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग आधी पोएम को कवर करेंगे, यानी कि 80 लाइन्स के आसपास। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ पहली लाइन में लिखते हैं कि 5 years हैव पास्ड, 5 साल गुजर गए। 5 summers, 5 गर्मियाँ, एंड विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी सर्दियाँ। लंबी सर्दियाँ इसलिए क्योंकि सर्दियों के टाइम पर हमको ऐसे लगता है कि टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है। तो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ। एंड अगेन आई हेयर, मैं फिर से सुन सकता हूँ, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, और मैं फिर से सुन सकता हूँ इस पानी की आवाज़ को जो माउंटेन स्प्रिंग से बहता हुआ, जो नदियाँ माउंटेन से बहती हुई आ रही है। बहता हुआ मतलब रोलिंग मतलब बहता हुआ, एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है। ये बहता हुआ पानी सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है, वो मैं सुन सकता हूँ। सोचो क्या सीन होगा। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मतलब एक बार फिर से मैं इन लंबी खड़ी बुलंद चट्टानों को देखता हूं। क्लिफ्स का मतलब चट्टाने, बिहोल्ड मतलब देखता हूं। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, इस लाइन का मतलब है ये शांत और सुनसान सीन इम्प्रेस करता है और ज्यादा गहरी तन्हाई में सोचने को। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, ये लाइन माउंटेन्स के लिए बोली गई है। ये जो खड़ी चट्टाने हैं इनके लिए बोली गई है कि ये खड़ी चट्टाने इस लैंडस्केप को स्काई के साथ मिलाती है, आसमान के साथ कनेक्ट करती है। और ये जो लैंडस्केप का सीन है ये एकदम आसमान की तरह शांत है। द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। रिपोज का मतलब लेट सकूंगा या आराम कर सकूंगा। हियर अंडर दिस डार्क सिकेमोर, यहां इस डार्क सिकेमोर ट्री के नीचे, ये सिकेमोर का ट्री कुछ इस टाइप का होता है। एंड व्यू, और यहां लेटा लेटा देख सकता हूं, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, इन घास से हरे भरे प्लॉट्स को जो कि कॉटेज के पास बने हुए हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, और इन फ्रूट्स के बगीचों को, ऑर्चर्ड टफ्ट्स का मतलब फ्रूट के बगीचों को। विच एट दिस सीजन, जो कि इस सीजन में यानी कि जुलाई के सीजन में, जुलाई के सीजन में ही आया है विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ में यहाँ पर। तो वो इस सीजन में, वो ऑर्चर्ड इस सीजन में, वो बगीचा इस सीजन में, विद देयर अनराइप्ड फ्रूट्स, कच्चे फलों से भरा हुआ है। वो बगीचा कच्चे फलों से भरा हुआ है। क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और इस सीजन में इन फ्रूट्स ने हरे कलर के कपड़े पहन रखे हैं। क्लैड का मतलब पहनना, कोई कपड़े वगैरह पहनना। तो हरे हरे फ्रूट्स हैं। विच लूज दैम सेल्फ मिड ग्रूव्स एट कॉप्सेस, तो हरे होने की वजह से वो फ्रूट्स खुद को खो बैठे हैं इन ग्रोव्स और कॉप्सेस के बीच में, यानी कि छोटे बड़े पेड़ों और पौधों के बीच में खुद को खो बैठे हैं। वंस अगेन आई सी दीज हैजरोज हार्डली हैजरोज, हैजरोज का मतलब झाड़ियां। तो एक बार फिर से मैं इन झाड़ियों को देखता हूं जो खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन हार्डली ही ये हैजरोज हैं, यानी कि झाड़ियां हैं। मतलब ये इतनी छोटी झाड़ियां हैं जिन्हें देखकर लग रहा है ये तो ऐसे ही फैली हुई है खेत के अंदर। आगे वर्ड्सवर्थ खुद बोल रहे हैं, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड, यानी कि ये तो ऐसे ही फैली हुई हैं खेत के अंदर, ये जो हैज रोज हैं। आगे बोलते हैं, दीज पास्टल फार्म्स
ग्रीन टू द वेरी डोर। ये जंगली फार्म्स, ये पास्टल देहाती टाइप के जंगली टाइप के फार्म्स जो पूरे के पूरे ग्रीन हैं, एंड ब्रीथ ऑफ द स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। और इन पास्टल फार्म्स में यानी कि इन जंगलों में स्मोक यानी कि धुआं छल्ले के शेप में हवा में ऊपर उठ रहा है। मतलब एकदम शांत सीन है और पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो क्या सीन होगा? विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वर्ल्ड। दोस्तों यहां पर इन दो लाइनों का मतलब ये है कि ये जो सीन है, ये जो शांत सीन है, ऊपर हवा में पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले उठ रहे हैं, तो ये सीन अनसर्टेनली इंडिकेट कर रहा है जिप्सीज को, यानी कि बंजारों को, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जिप्सीज का मतलब आई होप आपको पता होगा। ये जिप्सीज एक ऐसी ट्राइब होती है, एक ऐसी जाति होती है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, जहाँ मिलता है वहाँ अपने टेंट गाड़ लेते हैं। तो शायद वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। या फिर आगे बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, या फिर और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर किसी साधु बाबा की गुफा होगी आसपास। हियर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहां कोई साधु बाबा अपनी आग के पास बैठा है और वहीं से ये धुआं आ रहा है, तभी ये धुएं के छल्ले पेड़ों के बीच में से उठ रहे हैं। तो आई होप यहां तक पोएम समझ में आई होगी। आगे बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, यानी कि ये ब्यूटिफुल सीन ऑफ नेचर थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। ये लंबे समय तक जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो ये सीन, ये लैंडस्केप का सीन मेरे दिमाग में ऐसे छप गया था जैसे कोई आदमी हो, वो ये सीन को देखते देखते अंधा हो गया हो, ब्लाइंड हो गया हो, तो जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में ये सीन छप जाएगा। तो वैसे ही मेरे दिमाग में ये सीन छप गया था। तो अभी तक मैं इसको ठीक से अच्छी तरह से भुला नहीं पाया। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओड टू दैम। इन दो लाइनों का मतलब ये है कि मेरी ऐसी हालत थी जब मैं शहर में अपने लोनली रूम्स में था, शहर में शोर शराबे के बीच में था। मिड द डिन का मतलब शोर शराबे के बीच में था। ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज के शोर शराबे के बीच में था। आई हैव ओड टू दैम, तब ये सीन मेरी आंखों के सामने था जो मैं यहाँ से लेकर के गया था, एक तरह से उधार लेकर के गया था यहाँ से ये सीन। तो ये सीन मुझे एक रिलीफ देता था। किस वक्त? इन द आवर्स ऑफ वियरीनेस, मतलब थकावट वाले कुछ घंटे। वियरीनेस का मतलब थकावट वाले कुछ घंटे। सेंसेशन स्वीट, उनसे ये स्वीट सेंसेशंस मैंने उधार ली। सीधी भाषा में, जब मैं शहर में थका हुआ फील करता था तो मैं इस ब्यूटीफुल सीन को याद करता था जो मैं 5 साल पहले यहाँ पर देख कर गया था, जिसको मैंने अपने खून में और हार्ट में फील किया था। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड। और ये सीन मेरे दिमाग से भी पास होता था विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और वहीं जाकर मेरे दिमाग में ये सीन रीस्टोर हो गया। ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब दिमाग की शांति में जाकर ये रीस्टोर हो गया। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, तो ये फीलिंग्स मुझे उस ब्यूटीफुल सीन ने दी है, उस अनरिमेंबर्ड प्लेजर ने दी है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब यह है कि इस सीन का जाने अनजाने मुझ पर एक मॉरल इन्फ्लुएंस भी पड़ा है, मेरे कैरेक्टर पर, और मेरे छोटे छोटे नेमलेस अनरिमेंबर्ड कामों में भी दया और प्यार आ गए। नॉर लेस आई ट्रस्ट, और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये मानता हूं, टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, कि इससे मुझे एक और गिफ्ट मिला है। ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, ये लॉफ्टी नेचर और ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मतलब इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में दिमाग पे पड़ने वाले बर्डन के बीच में, मतलब वो बर्डन जो दिमाग पर पड़ता है, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटन। वो बर्डन, वो वेट इतना हैवी और थकाऊ होता है, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड का वेट। दोस्तों यहाँ पे अनइंटेलिजिबल का मतलब है मिस्टीरियस। इज लाइटन मतलब हल्का होता है, वो हैवी वेट, वो बोझ हल्का होता है। दैट सेरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended.
मतलब उस टाइम पर इस सीन के अफेक्शंस हम पर होते हैं और सब कुछ हम हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस से फील करते हैं। उस वक्त हमारी ये जो ब्रीदिंग बॉडी है, जो हम सांस लेते हैं, वो बॉडी जो है वो, और मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है। एंड वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, कि हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है उस वक्त। While with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things। मतलब यहाँ पर poet बोल रहे हैं कि उस वक्त हमारी आंखें तो शांत होती है by the power of harmony and the deep power of joy, और इससे हम चीज़ों को देखने लगते हैं, चीज़ों में जिंदगी को देखने लगते हैं, ठीक से हम चीज़ों को देखने लगते हैं। We see into the life of things, मतलब we are able to see the inner meanings of things। But this be but a vain belief, yet oh how oft। मतलब यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर ये एक इल्यूजन भी हुआ, ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये एक इल्यूजन भी हुआ, एक भ्रम भी हुआ, तो भी क्या फर्क पड़ता है। डार्कनेस एंड amid of many shapes of joyless delight, when the fretful stare unprofitable and the fever of the world hung upon the beatings of my heart। मतलब किस तरह मैंने रात के अंधेरे में और दिन की इस जॉयलेस रोशनी में, जब मैं सिटी में था तो ऐसी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं देख पाता था। तो उस सिटी लाइफ की अनप्रॉफिटेबल एक्साइटमेंट या फिर कहें उसके बुखार ने मेरी हार्ट बीट्स पर बोझ डाला, मेरी हार्ट बीट्स को बहुत दबाया। तो अगर ये मेरा भ्रम भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक इल्यूजन भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, ओ सिल्वन वाई thou wandered through the woods, how often has my spirit turned to thee। इन लाइनों का मतलब यहाँ पर यह है कि न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया। यहाँ पर यह बात पॉइट वे रिवर को बोल रहा है, जो कि टिंटन एबी के पास में बहती है, जंगलों में से बहती है। तो न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया मतलब तुमसे इंस्पिरेशन ली। जब नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट एंड मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और अब तो इस सीन को लगभग मैं आधा भूल चुका हूँ। बहुत सारी यादें डिम और फेंट हो गई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ याद आ गया, पहले जैसा सब कुछ याद आ गया, सब कुछ चमक उठा एक तरह से दिमाग के अंदर। तो वापस से यादें ताज़ा हो गई मेरी यहाँ आने के बाद में। एंड समवॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, लेकिन मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ और हैरान भी। ये परप्लेक्सिटी का मतलब है व्याकुल होना या फिर हैरान होना। मैं थोड़ा सा सैड हूँ और थोड़ा सा हैरान भी हूँ। वो इसलिए, पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगैन वाइल हियर आई स्टैंड, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर बट विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। कि भले ही ये पिक्चर मेरे दिमाग में वापस आ गई, यहाँ पे जब मैं आकर के खड़ा हुआ तो ये सारी यादें मेरी वापस ताज़ा हो गई। जब मैं इस नदी के पास खड़ा हूँ, सैड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी यूथ जा चुकी है। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब मैं 23 साल का था, तब मेरी यूथ थी। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं नेचर को वैसे एंजॉय नहीं कर सकता जैसे मैंने बचपन में किया था, उस टाइम पर किया था, 5 साल पहले किया था। और परप्लेक्सिटी इसलिए, मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये नेचर अब मुझे वैसा एंजॉयमेंट नहीं दे रहा जैसा 5 साल पहले दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीन मुझे एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, बल्कि फ्यूचर के लिए भी ये सीन मेरे लिए एंजॉयमेंट साबित होगा। कैसे? जो सीन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फ्यूचर में जब मैं सिटी में जाऊँगा तो ये सीन एक तरह से मुझे याद रहेगा, तो मेरे लिए ये फूड का काम करेगा, लाइफ और फूड का काम करेगा वहाँ पर। लेकिन अब इस सीन के लिए मेरी फीलिंग्स काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने यूथफुल डेज से जब मैं पहले यहाँ पर आया था। वेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, जैसे एक हिरन के छोटे बच्चे की तरह मैं माउंटेन्स पर कूदा करता था। रो का मतलब हिरन का छोटा बच्चा। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स, इस डीप रिवर और लोनली स्ट्रीम्स के पास, वेयर एवर नेचर लैड, जहाँ तक नेचर की ब्यूटी फैली हुई थी। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट इज ड्रेड्स देन वन हु सॉट द थिंग ही लव्ड, एक आदमी की तरह जो किसी चीज़ से भाग रहा है, या फिर उसकी तरह जो किसी से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है, यानी कि नेचर। फॉर नेचर देन द coarser pleasures of my boy's days and their glad animal movements all gone by, to me was all in all।
यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब है दोस्तों कि उस वक्त मेरे लिए नेचर सब कुछ था, और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि मेरे बचपन के वो दिन, वो प्लेजर्स से भरे हुए दिन और वो एनेबल मूवमेंट्स जो होते थे, जो मैं करता था, वो चले गए, वो दिन गुजर चुके हैं मेरे लिए। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, कि मैं पेंट नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता कि वो वक्त मेरे लिए क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। यहाँ पर दोस्तों साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब है वाटरफॉल, यानी कि झरना, जिसका साउंड मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह प्रेजेंट है अभी भी। उस टाइम पर जो मैंने झरने की आवाज़ सुनी थी उसका साउंड अभी तक मेरे दिमाग में है। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड। ये लंबी सी खड़ी चट्टान, ये माउंटेन, ये डीप और ग्लूमी वुड यानी कि जंगल, ये सब मेरे दिमाग में वैसे के वैसे ही। तो जो जो चीज़ें वर्ड्सवर्थ ने कल बताई थी, चट्टाने, माउंटेन और ये ग्लूमी वुड, तो इन सब के कलर्स और फॉर्म्स, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट, अ फीलिंग ऑफ लव। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब के कलर्स, जब मैं अपनी यंग एज में था तो इन सब चीज़ों के कलर्स और शेप्स, इन सब चीज़ों की भूख थी एक मुझे। एपेटाइट मतलब भूख, फीलिंग्स एंड लव मतलब इन सब के लिए फीलिंग्स थी और लव था। दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, और उस लव को, उस फीलिंग को किसी दूर के चार्म की ज़रूरत नहीं है। रिमोटर चार्म का मतलब दूर के चार्म की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी बाहरी चार्म की। बाय थॉट्स अप्लाइड, और ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये थॉट्स मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे आसपास ये ब्यूटीफुल नेचर है, बल्कि ये तो रिजल्ट है मेरी खुद की डीप थिंकिंग का जो मेरे दिमाग में चल रही है। नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, और इसका उन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है जो मेरा दिमाग मेरी आंखों से देख रहा है। मेरी आंखों से जो सीन उसने बोरो किए हैं, उन चीज़ों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये मेरी इनर डीप थिंकिंग है। दैट टाइम इज पास्ट, वो टाइम गुजर गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। इस लाइन का मतलब यह है कि जब उस टाइम में जो दर्द झेलता था उसमें भी एक मज़ा था, तो वो टाइम अब नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और वो डिजी रैप्चर्स अब नहीं है। नॉट फॉर दिस फेंट आई, नॉर मॉर्न नॉर मर्मर, और इस चीज़ के लिए जो टाइम गुजर गया उसके लिए मैं रोने या बड़बड़ाने नहीं वाला, बल्कि अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, बल्कि नेचर ने मुझे कुछ दूसरे गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे शक्ति दी है मुझे। फॉर सच लॉस, इस लॉस के लिए। आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटफुल यूथ। कि मैं अब सीख चुका हूँ, आई हैव लर्न कि नेचर को देखना कैसे है। टू लुक ऑन नेचर का मतलब नेचर को देखना कैसे है। जवानी के दिनों में देखता था वैसे नहीं, उस वक्त तो दिमाग में कोई सीरियस थॉट्स ही नहीं थे। पहले तो बस नेचर को देख लिया, लेकिन अब देखने का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। यही बात भी है, एक 23 साल की एज में किसी चीज़ को देखना, एक 28 साल की एज में किसी को देखना। आगे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन कभी कभार मुझे ये सैड और स्टिल म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी सुनाई पड़ता है मेरे कानों में। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, वो जो म्यूजिक है सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, वो ना तो हार्श है ना इरिटेटिंग है, बल्कि वो हमें करेक्ट करता है। दो ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबड्यू, मतलब वो जो म्यूजिक है वो हमें करेक्ट करता है। डिसिप्लिन और सफरिंग्स के साथ हमें हम्बल और जेंटल बनाने के लिए वो म्यूजिक है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने ये फील किया है, अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विथ अ जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, कि कोई डिवाइन पावर, एक प्रेजेंस, नेचर की जो प्रेजेंस है उसको बोला है डिवाइन पावर। उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी, यानी कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है या फोर्स कर रही है। ये कोई बुरे तरीके से फोर्स नहीं कर रही है, गुड वे में फोर्स कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है कि मैं अपने थॉट्स को, अपने जॉय को ऊपर उठाऊं। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, तो वो जो डिवाइन पावर है, ऐसी फीलिंग आती है कि वो नोबल पावर नेचर में हर जगह फैली हुई है, डीपली इंटरफ्यूज्ड है। इंटरफ्यूज्ड का मतलब मिली हुई है हर जगह पर, डीपली मिली हुई है हर जगह पर। यहां पे दोस्तों ये समथिंग वर्ड जो है ये उस डिवाइन पावर के लिए यूज हुआ है। हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जो रह रही है, ड्वेलिंग का मतलब रह रही है,
इज अ लाइट ऑफ सेटिंग सन। डूबते हुए सूरज की रोशनी में भी, अगर दूसरी भाषा में कहूं तो इस लाइन का मतलब यह है कि उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस ढलते हुए सूरज की रोशनी में भी मिलेगी। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, इस राउंड ओशन में भी मिलेगी और इस लिविंग एयर यानी कि मूविंग एयर में भी मिलेगी। एंड द ब्लू स्काई, इस ब्लू स्काई में भी मिलेगी। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और इंसान के दिमाग में भी। अ मोशन एंड अ स्पिरिट, तो इस डिवाइन स्पिरिट का मोशन दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, इंस्पायर करता है। इम्पेल्स का मतलब इंस्पायर करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, जो जो चीज़ें इस दुनिया में सोच सकती है, जैसे इंसान सोच सकता है, उन सबको सोचने के लिए इंस्पायर करती है वो डिवाइन पावर। देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ मेडोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स, इसलिए आज भी मैं इन घास के मैदानों, जंगलों और माउंटेन्स से प्यार करता हूँ, क्योंकि ये सोचने को इंस्पायर करते हैं। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और उन सब चीज़ों को मैं प्यार करता हूँ जो चीज़ें इस ग्रीन अर्थ से हम लोग देखते हैं। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, आगे बोलते हैं ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हाव क्रिएट एंड व्हाट परसीव, मतलब वो हर एक चीज़ जिसे तुम आंखों से और कानों से देख सकते हो और सुन सकते हो। इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो तुम आंखों से देखते हो या कानों से सुनते हो, बोथ व्हाट दे हाव क्रिएट एंड हाव परसीव का मतलब वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, या फिर मेरी सेंसेस इस नेचर में चीज़ों को जो भी नाम देती है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स, ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए एक एंकर है। एंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई नाव होती है, उसको रोकने के लिए जो लंगर लगाया जाता है उसको कहा जाता है एंकर। तो ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने वाला एक एंकर है। द नर्स द गाइड द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, मेरी नर्स है, मेरी गाइड है, गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल। ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मैं जो ये मॉरल बीइंग हूँ, यानी कि ये मेरी मॉरलिटी को भी प्रोटेक्ट करती है, मेरी मॉरल फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है, मुझे मॉरल फीलिंग्स देती है। नॉट पर चांस, इसका कोई चांस नहीं है। इफ आई वर नॉट द स्टार्ट, कि अगर मुझे ये उस वक्त सिखाया गया ना होता, नेचर ने उस वक्त मुझे नहीं सिखाया होता, तो भी शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, तो भी मैं अपनी इस नेचुरल सिंपैथी और काइंडनेस को वेस्ट नहीं जाने देता। अब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर से बोलते हैं फॉर दाउ आर्ट विथ मी, कि तुम मेरे साथ में हो। हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, इस खूबसूरत नदी के बैंक पर, किनारे पर मेरे साथ में हो। दाओ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, सिस्टर को बोल रहा है, माई डियर डियर फ्रेंड। एंड इन दाई वॉइस आई कैच माई लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, तुम तो यहाँ पर पहली बार आई हो, तो तुम्हारी आवाज़ में मैं कैच कर सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ उस जॉय को जो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ आने पर मिला था। तो तुम वैसा ही फील कर रही हो जैसा मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, जैसा मैंने फील किया था वैसा तुम फील कर रहे हो। तो मैं कैच कर सकता हूँ तुम्हारी वॉइस को, यानी कि फील कर सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स एंड शूटिंग लाइट्स ऑफ द वाइल्ड आइज, और मैं अपने पुराने प्लेजर्स को तुम्हारी इन ब्राइट आइज के अंदर, वाइल्ड आइज जो हैं इसमें देख सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ओ येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, तो क्या थोड़े टाइम के लिए और मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरा कैसा रिएक्शन था। माय डियर सिस्टर डोरथी, ऐसा बोल रहे हैं वो अपनी सिस्टर से कि क्या मैं थोड़ा टाइम और तो तुमको देख सकता हूँ कि मेरा क्या फर्स्ट टाइम रिएक्शन था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था। एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं यही प्रे करता हूँ कि मैं खुद को तुम में ऐसे ही देखता रहूँ। और मैं ये बात जानता हूँ, नोइंग दैट, और मैं ये बात जानता हूँ, नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगी। द हार्ट दैट लव्ड हर, जिसने उसे सच्चे दिल से प्यार किया हो। इट इज़ हर प्रिविलेज, ये उसका खास गुण है। प्रिविलेज का मतलब ये नेचर का स्पेशल फंक्शन है कि जो उसे प्यार करता है ये उसे कभी धोखा नहीं देती। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस अवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, इस लाइन का मतलब ये है कि नेचर हमें इस लाइफ में एक के बाद दूसरा सुख देती रहती है, जॉय टू जॉय। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विथ अस, वो इम्प्रेस
विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी। तो नेचर हमारे दिमाग में क्वाइटनेस और ब्यूटी डालती है, हमें लॉफ्टी थॉट्स देती है, एंड सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स, हमें बुलंद विचार देती है। दैट नाइदर एवल टंग्स रैश जजमेंट्स नॉर इन स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन नॉर ग्रीटिंग्स वर नो काइंडनेसेस नॉर ऑल द डियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि नेचर हमें ऐसे थॉट्स देती है जो कि हमें अब्यूसिव बुरा बोलने वाले लोगों, जल्दबाजी में फैसला लेने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले सेल्फिश लोग, या फिर सेल्फ सेंटर्ड जो तुम्हें नीचा देखना चाहते हैं वो लोग, या फिर बोरिंग दिमाग के लोग जो रोज़मर्रा की बातें करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि नेचर इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है ऐसे थॉट्स देकर। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें हमारी जो जॉय है, हमको जो ये चीयरफुल फेथ जो मिली है, इसको ओवरकम करना चाहती है, इसको जीतना चाहती है। ये सब चीज़ें दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी इस ब्यूटीफुल नेचर के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो सब हमें खुशी देते हैं। अब इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को कुछ एडवाइस देंगे। ये पहली एडवाइस ये देते हैं, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन द सॉलिटरी वॉक। वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं इस लाइन में कि तुम्हें अकेले चांदनी रात में चलना चाहिए जब चांद आसमान में तुम्हारे ऊपर चमक रहा हो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, यानी कि इस लाइन का मतलब यह है कि उस वक्त धुंध भरी माउंटेन विंड्स फ्री होकर तुमसे टकराएं। ये अपनी बहन को एडवाइस इसलिए दे रहे हैं ये कि ऐसा ही सेम सीन उन्होंने 5 साल पहले, वर्ड्सवर्थ ने 5 साल पहले खुद ने फील किया था, एक्सपीरियंस किया था। सेम वैसा ही एक्सपीरियंस करो जैसा मैंने उस समय किया था। When these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure। लाइन का मतलब ये है, अपनी सिस्टर से बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि ये जो वाइल्ड, जो तुम्हें आनंद मिल रहा है, एक्सटेसीज का मतलब आनंद मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए भी सोबर हो जाएगा जब तुम मेरी तरह मैच्योर हो जाओगी। ये लिख रहे हैं ना, शैल बी मैच्योर्ड इनटू अ सोबर प्लेजर व्हेन दाय माइंड शैल बी अ मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स। मतलब जब तुम्हारा दिमाग भी मेरे दिमाग की तरह, जैसे मैं आज फील कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारा दिमाग भी इन सब चीज़ों को मेंशन करेगा जैसे अभी मेरा दिमाग कर रहा है। द मेमोरी बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारी मेमोरी जो है वो एक रहने की जगह हो जाएगी फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, इन स्वीट साउंड्स और हारमोनीज के लिए। आगे वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, तब अकेलापन, डर, दर्द, दुख, ये सब तुमको सताएंगे, तुम्हारे पोर्शन बन जाएंगे। पोर्शन का मतलब एक हिस्सा बन जाएंगे तुम्हारा। विथ वॉट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी एंड दीज माई एक्सॉर्टेशंस। और तब तुम्हारे इस हीलिंग थॉट्स को, दिमाग में जो तुम्हारे हीलिंग थॉट्स होंगे, उसके जॉय को फील करती हुई मुझे याद करोगी, और मेरी इस एनकरेजमेंट को जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इस वक्त। नॉट पर चांस, फिर से बोल रहे हैं नॉट पर चांस, इसका चांस ही नहीं है। इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी आवाज़ मैं ना सुन पाऊँ उस वक्त, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि मेरी डेथ हो जाए उस वक्त, फिर नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लीम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, या फिर तुम्हारे पास्ट के ये ब्राइट एक्सपीरियंसेस को तुम्हारी आंखों में ना देख पाऊं। विल दाउ देन फॉरगेट, तो क्या तुम भूल जाओगी दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर, कि किस तरह से हम लोग इस डिलाइटफुल रिवर के किनारे खड़े थे। जो रिवर है जहाँ पे ये खड़े हैं, साथ में हम लोग खड़े थे। अपनी बहन से बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या तुम भूल जाओगी। एंड दैट आई सो लॉन्ग वर्शिपर ऑफ नेचर, कि मैं प्रकृति का कितना पुराना पुजारी हूँ। हिदर केम, यहाँ आया था वापस, टू द बैंक्स ऑफ दिस रिवर विथ डीपर लव, नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, कि तुम नहीं भूल सकती, तुम नहीं भूलोगी। दैट आफ्टर मैनी वंडरिंग्स, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स
नहीं भूलोगी तुम इन वॉन्डरिंग्स को, इन सालों की एब्सेंस को, इन वुड्स को, लॉफ्टी क्लिफ्स को, ग्रीन पास्टल लैंडस्केप को। वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द सेक, जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए अनमोल सा है। एक बात है जो काफी लंबे टाइम से मेरे दिमाग में थी, मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों। आज जाके उस बात का जवाब मिला है कि एक पोएम है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे। आप सबके सिलेबस में होगी ये पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा था। जितनी टफ लैंग्वेज में ये पोएम लिखी हुई है दोस्तों, बिना गाइडेंस के आप इसको समझ नहीं सकते। काफी बच्चों को, काफी दोस्तों को ये गलतफहमी है कि ये जो पोएम है सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वर्ड्सवर्थ सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखते थे, वर्ड्सवर्थ सिंपल लाइफ पर लिखना पसंद करते थे। लैंग्वेज उनकी टफ होती थी जो आपको बिना गाइडेंस के समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चे जो बहुत कम एज में होते हैं, जब वो स्कूल पास करके आते हैं, लिटरेचर उन्होंने नया नया लिया होता है, उनको कैसे ऐसी पोएम समझ में आएगी, क्यों ऐसी पोएम उनके सिलेबस में डाली जाती है। अगर आपको इस बात का जवाब जानना है तो आज मैं इस वीडियो में इस पोएम की थीम्स के साथ में इस बात का जवाब दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये जो पोएम है टिंटन एबे, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने फील किया था कि क्यों मैं एक इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पढ़ रहा हूँ जो शायद कभी आगे मेरे काम भी नहीं आने वाले। लेकिन बाद में जब मैं मैच्योर हुआ थोड़ा सा, मतलब कुछ साल मेरे भी गुजरे, जैसे वर्ड्सवर्थ के 5 साल गुजर गए, तो मुझे फील होने लगा कि वाकई इस पोएम में कुछ गहरी बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप 2 थीम्स ध्यान में रखोगे जब इस पोएम को पढ़ोगे। तो थीम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है पोएम की, क्योंकि इन्हीं थीम्स से आपको पता चलता है कि पोएट आखिर कहना क्या चाहता है। एग्जाम पेपर में भी आपसे थीम्स पूछी जाती है ये जानने के लिए कि क्या आपको वर्ड्सवर्थ की कही बात समझ में आई, क्या आपको कीट्स की कही बात समझ में आई या नहीं। तो इस पोएम की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थीम है रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर। नेचर की जो हील करने की पावर होती है ना, रेस्टोरेटिव, मतलब इंसान कितना भी थका हुआ हो, लेकिन जब वो प्रकृति से जुड़ता है, प्रकृति के पास जाता है, तो फिर से एनर्जी आ जाती है उसमें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ड्सवर्थ को ऐसा क्या थकाऊ महसूस हो रहा था जो उन्होंने ऐसी पोएम लिखी, जो ऐसी पोएम उन्होंने प्रोड्यूस की। देखो उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम की एक बहुत ही खतरनाक चीज़ दुनिया में आई थी, जिस वक्त पूरा इंग्लैंड फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। इंग्लैंड का एक गरीब तबका, छोटे छोटे रूरल एरिया भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का हब बन रहे थे, सेंटर बन रहे थे, फैक्ट्रियाँ लग रही थी। ऐसे में हमारा पोएट एक ऐसे इलाके में जाता है जो इस पोएम का नाम है टिंटन एबे। एक टिंटन एबे नाम की जगह पर जाता है जो अभी तक इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अछूता था वो इलाका। भले ही लोगों को ऐसी सोसाइटी में रोजगार मिल रहा हो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग गई हो, पैसा भी मिल रहा हो, मतलब काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हो, लेकिन इंसान ऐसी जगह पर अकेला पड़ जाता है, मशीन बन जाता है, और फिर से जब उसे बहुत थकाऊ सा महसूस होता है तो दोबारा वो नेचर की तरफ जाता है। उसे नेचर चाहिए होता है, क्योंकि नेचर में एक ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है जो आपकी एनर्जी को एक बार फिर से रीस्टोर कर सकती है। सिर्फ आप नेचर में जाकर ही उस एनर्जी को फील नहीं करोगे, बल्कि आपकी जो पास्ट की मेमोरीज होती है उनसे भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें जो आपने नेचर में गुजारी, उन सब से आपको इस थकाऊ ज़िंदगी में जो आप सिटी में गुजारते हो एक रिलीफ मिलता है। कई दफ़ा आपने अपने बड़ों को बोलते हुए सुना होगा दोस्तों, जो आपके बड़े गांव में रहते हों, उनके मुंह से ज़रूर ऐसा सुना होगा कि हम तो अपने गांव में ऐसा करते थे, हम तो अपने गांव में वैसा करते थे। आप देखना, उन्हें वो यादें सुकून देती है, वो स्माइल करते हैं ऐसा बोलते हुए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें प्रकृति के बीच में गुजारी थी। वो यादें उन्हें फिर से एनर्जी देती है डेली दोबारा इस सिटी में काम पर जाने के लिए। देखो जो लोग गाँव में रह चुके हैं वो सिटी में आ गए हैं किसी वजह से, काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, उनको ये शहर की थकाऊ ज़िंदगी पसंद नहीं आती। अगर उनसे आप पूछोगे कि आप गांव जाना चाहते हो तो वो कहेंगे आज अगर मौका मिले तो आज चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे बांध रखा है। बार बार हमारे वर्ड्सवर्थ को भी जब भी थकाऊ फील होता था वो चले जाते थे नेचर के बीच में यादें समेटने के लिए। ये यादें, ये ब्यूटी मुझे काम में आएगी जब मैं सिटी की लाइफ जी रहा हूँगा, एक बंद कमरे में होऊंगा। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ की तरह बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं गाँव और वापस लौटते हैं एक नए जोश के साथ में। वो जोश उनमें कहाँ से आता है? जहाँ से वर्ड्सवर्थ को मिला है, नेचर से। नेचर के पास एक रेस्टोरेटिव पावर होती है। अब आप ज़रूर ये सोचोगे कि पोएट तो अपनी बात कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। तो नहीं दोस्तों, वो अपनी ही नहीं, अपनी बहन की भी बात कर रहे हैं, डोरथी, जो इनके साथ में घूमती थी हर जगह पर। इन जनरल वो सारे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि सबका एक ही एक्सपीरियंस रहता है। मेरा और मेरी बहन का जो एक्सपीरियंस है वो सबका एक्सपीरियंस रहता है। जब आप नेचर में जाते हो तो खुद को एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये तो पहली थीम थी इस पोएम की। अब दूसरी थीम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको ध्यान देना है। दूसरी थीम क्या है? टाइम और चेंज। आप देखना पोएट बार बार अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। समय गुजरता जा रहा है, मेरे 5 साल गुजर गए, 5 लंबी सर्दियाँ, 5 गर्मियाँ, मैंने इस जगह को बहुत मिस किया अपने उन दिनों में जब मैं एक कमरे में हुआ करता था, वहाँ पर काम करता था, सिटी की बिजी लाइफ मुझे थकाऊ लगती थी। ये बातें करते हैं वो पूरी पोएम के अंदर। टाइम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके गुजरने के साथ इंसान भले ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, खुद के बारे में, नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखता जाता है, लेकिन सबके साथ साथ एक लॉस भी होता है। वो लॉस क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि 5 सालों में वर्ड्सवर्थ ने, खुद पोएट ने, इतना चेंज एक्सपीरियंस किया खुद के अंदर कि उस चेंज को वो कुछ मायनों में ऐसा मानते हैं कि पहले मैं बहुत पॉजिटिव हुआ करता था। वो खुद का कंपैरिजन एक हिरण के बच्चे के साथ में करते हैं कि एक हिरण का बच्चा जो होता है उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मैं भी अपनी जवानी के दिनों में, मतलब 5 साल पहले, ऐसा ही हुआ करता था। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे मज़ा आता था। आप ये चीज़ नोट करना कि जब इंसान बच्चा होता है, जवान होता है, तो उसे ज़माने की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। तो वो यहाँ पर कहते हैं वर्ड्सवर्थ की वही एक टाइम होता है जब इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो आज़ाद होता है, उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं होती, उस पर बोझ नहीं होता जिम्मेदारियों का। वो मेमोरीज़ आगे भविष्य में उसके लिए सुकून का काम करेगी। एक कमरे में बंद इंसान की मेमोरीज़ तो बनती नहीं है, इसलिए अभी अगर 18, 20, 22 साल की उम्र है तो यही मेमोरीज़ बनाने का टाइम है, क्योंकि बाद में चेंज हो जाओगे। जवानी में इंसान उतना सेल्फ अवेयर नहीं होता, वो नेचर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सकता है। बड़े होने के साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेना भूल जाते हैं। बड़े होने के साथ साथ हमें नेचर के बारे में नॉलेज बढ़ जाती है, मतलब एक तरीके से नेचर के बारे में नॉलेज तो बढ़ जाती है, ज्योग्राफी भी पता चल जाती है कि ज्योग्राफी ऐसी है तभी ये माहौल ऐसा है, यहाँ पर बर्फ़ है तो यहाँ पर ज्योग्राफी कैसी है, कैसी होगी, पहाड़ हैं तभी बर्फ़ है, नॉर्थ का इलाका है तभी बर्फ़ है। ये सब चीज़ें तो पता चल जाती है और एक नया नज़रिया भी मिल जाता है इंसान को नेचर को देखने का। लेकिन एक सैडनेस उसके अंदर आ जाती है। वो सैडनेस हमेशा हमारे साथ में रहती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर पोएट सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं बता रहा है, बल्कि अपनी बहन के भी एक्सपीरियंस बता रहा है कि सेम ऐसा ही मेरी बहन को भी फील होता है। साथ में जाते थे ना दोनों भाई बहन, जहाँ भी जाते थे, तो सेम वैसा ही फील हो रहा है। तो आपको भी वैसा ही फील होगा जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे। क्या उस जगह में कोई चेंज आ गया? जहाँ हम गए कोई चेंज नहीं आया, जगह तो वैसी की वैसी है, लेकिन दोनों भाई बहन में चेंज आ गया। अब वो नेचर को उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे 5 साल पहले देखा करते थे। उम्मीद करता हूँ इन दोनों थीम्स को मैंने ढंग से समझाया दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी, इसका आइडिया समझ में आया होगा। और भी ऐसी वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स है दोस्तों जिनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।